1960s अमेरिका, एक ऐसी दुनिया जहां सब लोग फ्रीडम का टेस्ट चख रहे थे। रंग बिरंगे पोस्टर्स, ओपन एयर कॉन्सर्ट्स, ड्रग्स, पीस, लव और एक कांस्टेंट म्यूजिक जो हवा में बेस की तरह गूंज रहा था। पर इसी ऊर्जा के पीछे एक छोटा सा अंधेरा साइलेंटली ग्रो हो रहा था और उसका नाम था चार्ल्स मैनसन। I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. मैनसन का बचपन कभी बचपन था ही नहीं। एक अनस्टेबल घर, एक अल्कोहलिक माँ, रिलेटिव्स जो खुद ब्रोकन थे और बीच में एक लड़का जो सिर्फ ये सीख रहा था कि दुनिया ट्रस्ट करने लायक जगह नहीं है। रिफॉर्म स्कूल्स ने उसके अंदर से इनोसेंस निकाल दी। जुबिलियन जेल्स ने इमोशंस को रिप्लेस करके एक कोल्ड कैलकुलेशन दे दी और अब्यूजिव इंस्टीट्यूशन ने एक ही बात सिखा दी, अगर तुम पे कंट्रोल नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं हो। वो समझ गया था कि लोगों को कंट्रोल करना उन्हें मारने से भी आसान होता है। सिर्फ उन्हें लगना चाहिए कि तुम उन्हें समझते हो। बस इतना प्रेजेंट हो जाओ कि उनका दर्द तुम्हारे थ्रू रिफ्लेक्ट हो और फिर धीरे से उनके डिसीजंस तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। मैनसन के अंदर ये डेंजरस टैलेंट इतने छोटी एज में फॉर्म हो गया था कि वो खुद भी नहीं जानता था कि ये एक वेपन बन चुका है। 1967 में जब वो फाइनली जेल से निकला, अमेरिका हिप्पी कल्चर के इन्फ्लुएंस में डूब चुका था। एलएसडी, स्पिरिचुअल गुरु, फ्रीडम, ब्रोकन यूथ्स जो आंसर्स ढूंढ रहे थे। मैनसन को ये सब एक अपॉर्चुनिटी लगा। उसने डिसाइड किया कि अब वो पिटी क्रिमिनल नहीं बनेगा, अब वो एक लीडर बनेगा, एक गुरु जिसके फॉलोअर्स उसे पूजा की तरफ फॉलो करेंगे। उसने यंग गर्ल से शुरुआत की, उन्हें अटेंशन देता, उनकी लाइफ के पेन को सुनता, उन्हें फील करवाते कि वो स्पेशल है। और जब एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता तब वो उनके माइंड्स को धीरे धीरे शेप करता। सोसाइटी करप्ट है, तुम स्पेशल हो, तुम वर्ल्ड चेंज करने के लिए बॉर्न हो और मैं तुम्हारा गाइड। धीरे धीरे एक ग्रुप बनने लगा। ब्रोकन बॉयज, लॉस्ट गर्ल्स, कंफ्यूज्ड यूथ, स्पिरिचुअल सीकर्स सब एक जगह आकर सेटल होने लगे। ये ग्रुप एक फैमिली बन गया, द मैनसन फैमिली। ये नाम इनोसेंट लगता है पर इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। लोगों को पहली बार फील हुआ कि वो बिलोंग करते हैं, कि वो किसी का हिस्सा है। और मैनसन के लिए ये बिलोंगिंग एक लीज थी, फॉलोअर्स को कंट्रोल करने का लीज। स्पान रैंच एक आइसोलेटेड, डस्टी, पुराना सा रैंच फैमिली का बेस बन गया। इधर ड्रग्स, म्यूजिक और मैनसन के एंडलेस मॉन्यूस चाइल्ड एलएसडी ट्रिप्स के बीच वो उन्हें बताता कि दुनिया खत्म होने वाला है, एक ग्रेट रेस वॉर आने वाला है और इस वॉर के बाद एक ही लीडर बचेगा, वो खुद। मैनसन का ऑब्सेशन बीटल्स के गाने यानी हेल्टर स्केल्टर इनके साथ ग्रो होने लगा। उसने सोचा बीटल्स एक सीक्रेट मैसेज भेज रहा है, अमेरिका एक मैसिव रेस वॉर के एज पर खड़ा है। एंड इन हिज ट्विस्टेड माइंड मैनसन ने डिसाइड कर लिया कि अगर सोसाइटी खुद कोलैप्स नहीं कर रही तो वो कोलैप्स क्रिएट करेगा। फियर क्रिएट करो, कैओस क्रिएट करो, मीडिया को जगाओ। ये मैनसन का न्यू फिलोसॉफी बन गया। और फिर गैरी हिनमैन। गैरी एक पीसफुल म्यूजिशियन था, बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल वाला। मैनसन ने सुना कि गैरी के पास पैसा आया है। वेदर इट वाज ट्रू और नॉट डिडंट मैटर। मैनसन के लिए बस सस्पेंड करना काफी था। और जब मैनसन को लगता था कोई उसका हक चुरा रहा है, वो रिएक्ट नहीं करता, रिटेलिएट करता था। उसने बॉबी, मैरी बर्नर और सुसन एटकिंस को हिनमैन के घर भेजा। कन्विंस करो, मैनसन ने सब कहा, लेकिन मैनसन की लैंग्वेज में कन्विंस का एक्चुअल मीनिंग होता है मेरा ऑर्डर फॉलो करो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। हिनमैन का घर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर चेंबर बन गया। गैरी काम तरीके से समझाता रहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं, पर फैमिली मेंबर्स मैनसन के वर्ड्स के ट्रांस में थे। उन्हें लग रहा था कि गैरी झूठ बोल रहा है। आर्स टर्न्स इनटू टेक्स। गैरी को कैप्टिव रखा गया। प्रेशर, फियर, मैनिपुलेशन सब एक डेंजरस स्पाइरल में
बदलते गए एंड एक पॉइंट पर मैनसन खुद घर आया। जब उसका फुटस्टेप्स रूम में एंटर हुआ, हवा का टेम्परेचर जैसे गिर गया। मैनसन ने गैरी को कोल्ड काम तरीके से कंफर्ट किया, तुमने फैमिली को चीट किया। गैरी डिनाइल देता रहा, पर मैनसन डिनाइल को इंसल्ट समझता था। मैनसन ने एक सिंबॉलिक थ्रेड दिया, इनफ टू ब्रेक गैरी इमोशनली। फिर वो शांति से वहां चला गया और उसके एब्सेंस में भी उसका ऑर्डर हवा में लटक रहा था। फिनिश इट। गैरी हिनमैन मर गया एंड मैनसन को पता चल गया कि एक सिंपल सेंटेंस, एक काम ऑर्डर लोगों को डेथ तक ड्राइव करवा सकता है। उस रात के बाद स्पा रैंच की हवा बदल गई। सब लोग एक दूसरे को देखते थे जैसे सब जान गए हो कि अब लाइन क्रॉस हो चुकी है। मैनसन के अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस भर गया। उसने फील किया मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। और तब एक न्यू टारगेट सामने आया, डोनाल्ड शॉर्टी सी। शॉर्टी रैंच का वर्कर था, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और मैनसन को ओपनली पसंद नहीं करता था। मैनसन को लगता था शॉर्टी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, कोई प्रूफ नहीं, पर मैनसन के लिए इमेजिनेशन ही रियलिटी थी। एक रात शॉर्टी को मैनसन और उसके फॉलोअर्स ने सराउंड कर लिया। हवा में एक साइलेंट थ्रेड फ्लोट कर रहा था। विटनेस ने देखा कि शॉर्टी कंफ्यूज खड़ा है, पर उसके आसपास लोगों के आंखों में डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। उस रात चीखे स्पा रैंच के नीचे इको हुई, डीप, टेरिफाइड, डेस्परेट स्क्रीम्स। फैमिली मेंबर्स, बारबरा हॉय को पता था ये शॉर्टी की आवाज है, और जब रात की आवाज थमी, शॉर्टी एग्जिस्ट करना बंद हो चुका था। हिनमैन, शॉर्टी, मैनसन के लिए सिर्फ बिगिनिंग्स थे। And then came August 1969, the night that burned into history. मैनसन ने डिसाइड किया था कि अब हेल्टर स्केल्टर को इग्नाइट करना ही होगा, और इस वॉर के फर्स्ट स्पार्क होगा रैंडम, ब्रूटल, सिंबॉलिक टेरर। एंड उसने टेक्स वॉटसन, सुसन एटकिस, पैट्रिशिया क्रेनविंकल और लिंडा कस्बियन को बुलाया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि गुरु का ऑर्डर है। रात के अंधेरे में कार स्पा रैंच से निकली। डेस्टिनेशन सिलियो ड्राइव, हाउस ऑफ एक्ट्रेस शैरन टेट। यह वही घर था जहां म्यूजिक प्रोड्यूसर टेरी मेल्चर रहता था, जिसने मैनसन का म्यूजिक करियर रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्शन को मैनसन कभी नहीं भूलता। एंड सिलियो ड्राइव के मैनसन में शैरन टेट 8 मंथ्स प्रेग्नेंट अपने फ्रेंड्स के साथ कैजुअल नाइट स्पेंड कर रही थी। किसी को आइडिया नहीं था कि डेथ साइलेंटली उनकी गेट पर खड़ी है। टेक्स ने बाउंड्रीज क्रॉस की। डार्कनेस में सब कुछ अननेचुरल क्वाइट था। नो डॉग्स बार्किंग, नो लाइट्स फ्लिकरिंग, जैसे यूनिवर्स खुद अलाउ कर रहा हो। और फिर केओस, कंफ्यूजन, वॉइस, पैनिक, टेरर। हॉलीवुड की ब्राइटनेस एक सेकेंड्स में शैटर हो गई। जो लोग अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट जीना चाहते थे, उनकी लाइफ एक नाइटमेयर में डिसॉल्व हो गई। वॉल पर लिखा गया, पिक अ मैसेज, अ सिंबल, नेक्स्ट नाइट लबियन का मर्डर्स। मैनसन काम वॉइस में कार में बैठा था। आज रैंडम लोग, उसने कहा जिसे दुनिया कंफ्यूज हो जाए। उसने कहा जिससे दुनिया कंफ्यूज हो जाए। एक सिंपल मैरिड कपल अपने डिनर के बाद रेस्ट कर रहे थे। कुछ मिनट्स बाद उनके घर में स्ट्रेंजर्स थे। फिर उनके हार्ट बीट में ब्लेंड हो रहा था। और जब साइलेंस फाइनली सेटल हुआ, वॉल्स पर मैसेज लिखे हुए थे, राइस, डेथ टू पिग्स, हेल्टर स्केल्टर। पूरा लॉस एंजलिस फ्रीज हो गया। हॉलीवुड पैनिक में था, मीडिया शॉक में, और स्पा रैंच में मैनसन स्माइल कर रहा था। उसके आसपास बैठे यंग फॉलोअर्स को लग रहा था कि वो किसी स्पिरिचुअल विक्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा शाइन था, ड्रग इंड्यूस्ड, फियर इंड्यूस्ड और मैनसन इंड्यूस्ड। उन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने क्या किया है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि चार्ली हैप्पी है। और जब एक मैनिपुलेटर खुश होता है तो फॉलोअर्स उसकी खुशी को डिवाइन अप्रूवल समझ लेते हैं। पर लॉस एंजल्स के दूसरे कॉर्नर में पुलिस, मीडिया और पब्लिक का हार्ट बीट अनस्टेबल हो चुका था। शैरन टेट मर्डर्स की न्यूज अभी भी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि लाबियन का मर्डर्स की हेडलाइंस एक और शॉक वेव की तरह फैल गई। सिटी एक लार्ज एक्सेल की तरह फ्रीज हो गई। कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, कोई मोटिव समझ नहीं आ रहा था। विक्टिम्स रैंडम थे, सिंबल्स स्ट्रेंज थे, और ब्रूटलिटी बियॉन्ड लॉजिक।
इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सब एक नाइटमेयर था जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा था, पर पैटर्न था, सिर्फ स्पार रैंच का अंधेरा उसे कवर कर रहा था। रैंच की हवा अब हेवी हो चुकी थी। लोग नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग कर रहे थे, पर उनके सबकॉन्शियस में फियर, गिल्ट और मैंसन्स की हिप्नोसिस मिक्स हो रही थी। रात को कैंप फायर के आसपास स्टोरीज सुनाई जाती थी, पर अब वो स्टोरीज स्पिरिचुअल नहीं, पैरानॉइड हो चुकी थी। फॉलोअर्स एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे वर्ल्ड एंड हो रहा है, हम चूजन है और चार्ली प्रॉफिट है। मैंसन अपनी रीढ़ की हड्डी टिका कर बैठा, धीरे से गिटार बजाता और स्माइलिंग आईज के साथ कहता, तुम लोगों ने हिस्ट्री रिराइट कर दी, अब दुनिया कभी वैसे नहीं रहेगी। ये सुनते ही फॉलोअर्स के दिल में एक थ्रिल आता। उन्हें लगता वो रिवॉल्यूशनरी है, पर असली में वो सिर्फ एक इंसान की डिल्यूजन के वेपन बन चुके थे। और इसी बीच पुलिस के पास एक छोटा सा लीड आया, एक स्टोलन कार, एक माइनर क्राइम, एक रैंडम अरेस्ट। जो ऑफिसर्स ने स्पा रैंच रेड किया, उन्हें पता था कि वो एक्सीडेंटली दुनिया के सबसे डेंजरस कल्ट पर स्टंबल कर रहे हैं। रैंच पर बिखरे हुए टूल्स, स्टोलन पार्ट्स, ड्रग्स, वेपन्स, सब माइल्ड क्राइम्स लग रहे थे। पर जेल में एक मेंबर, सुसान एटकिंस, इमोशंस में डूबकर एक ऐसी बात कर दी जो किसी भी प्रोफेसी का थ्रेड नहीं, डायरेक्टली मर्डर का कन्फेशन था। जेल्स की सेल्स सिर्फ क्रिमिनल्स का घर नहीं होती, ये कहानियों का मार्केट होती है। यहाँ हर सेंटेंस एक डील होता है और हर ब्रेक एक अपॉर्चुनिटी। सुसान ने इनमेट्स को उस टोन में बट प्राउड वॉइस में बताया, टेट हाउस पे हम गए थे, शेरॉन टेट, हाँ वो भी बस एक ब्रेक, एक मोमेंट, और कहानी डायरेक्शन चेंज कर गई। पुलिस ने पीसेस जोड़ने शुरू किए, हिनमैन केस, शॉर्टी मिसिंग, सिंबल्स, रैंच, रैंडम कन्फेशन, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, सब थ्रेड्स एक ही नाम पर कन्वर्ज होने लगे, चार्ल्स मैनसन। और जब इन्वेस्टिगेटर्स को एक विटनेस मिली जिसे मैनसन सबसे वीक समझता था, लिंडा कस्पियन। लिंडा का कंसाइंस नाइटमेयर से भर चुका था, गिल्ट का वेट उसके बोन्स तोड़ रहा था। रात को जब वो ब्लिंक करती, उसे स्क्रीम सुनाई देती, और जब पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन दिया, उसने डिसाइड किया, सच बोलूंगी हर चीज। उसके वर्ड्स कोर्ट रूम में गूंज उठे, स्लो, शैकी, पर क्रिस्टल क्लियर। वो एक्सप्लेन करती गई कि मैनसन कैसे माइंड कंट्रोल यूज करता था, कैसे ऑर्डर देता, कैसे फॉलोअर ट्रांस में जाकर कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। कोर्ट रूम में लोग सिर्फ मर्डर केसेस नहीं सुन रहे थे, वो एक रियल लाइफ डीमन के मेथड सुन रहे थे। उस पारंज के लोग जो कभी मैनसन को गॉड समझते थे, अब उनके आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रहे थे, सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो उनके लिए नहीं लड़ रहा था, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। एंड जब मैनसन कोर्ट रूम में बैठकर स्माइल करता, वो स्माइल पावर का साइन नहीं होती, वो स्माइल एक ब्रोकन मन की थी जिसे पता था कि अब कंट्रोल स्लिप हो रहा है। ट्रायल मंथ्स चलता रहा, नेशन शॉक में था, मीडिया ऑब्सेस्ड थी, और मैनसन हर यूनिट्स में कुछ अजीब करता, कभी क्राइम, कभी थ्रेड, कभी एक्ट, कभी सॉन्ग, पर जूरी फैक्ट से झूठी थ्रेडिक्स को अलग करना जानती थी। फाइनल डे, वर्डिक्ट अनाउंस होने से पहले कोर्ट रूम में एक थिक साइलेंस था। मैनसन की आंखों में वो हिप्नोटिक शाइन अब टर्न हो चुकी थी। जज ने कहा गिल्टी, और उस एक वर्ड ने मैनसन को पूरे एम्पायर को क्रम्बल कर दिया। उस रात स्पा रैंच में कोई सॉन्ग्स नहीं बज रहे थे, कैंप फायर के आसपास कोई बैठा नहीं था, हवा में सिर्फ एक ही चीज थी, साइलेंस। वो साइलेंस तब होता है जब हिप्नोसिस टूट जाती है और सच रियलिटी की तरह समझ में आने लगे और सच रियलिटी की तरह सामने आ जाता है। फैमिली के मेंबर्स स्लोली एक्सेप्ट करने लगे कि गुरु प्रॉफिट नहीं था, वो एक मैनिपुलेटर था, एक ब्रोकन मैन जिसके डिल्यूजन्स ने उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। एंड मैनसन जेल में शिफ्ट हो गया और रैंच एक घोस्ट टाउन बन गया। पर
कहानी यही एंड नहीं होती, क्योंकि मैसन का अंधेरा जेल की दीवारों तक नहीं रुका था। उसका इन्फ्लुएंस, उसका चार्म, उसका मैडनेस अभी भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता था। और मैसन चेन में बंधा होने के बाद भी अपने फैंस को लेटर लिखता, सॉन्ग्स कंपोज करता और इंटरव्यूज में एक ही लाइन रिपीट करता, मैं मर्डरर नहीं हूँ, लोगों ने मुझे राक्षस बनाया, मैं सिर्फ उनकी रिफ्लेक्शंस हूँ। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि उसने कभी वेपन्स नहीं उठाया, पर उसके वर्ड्स ने लोगों के हाथ खून से भर दिए। और एक इंसान के लिए यह सबसे बड़ा क्राइम होता है। You've got it stuck in your brain that I murdered somebody. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. I have it here. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. जेल के दीवार के पीछे चार्ल्स मैसन को लग रहा था कि शायद अभी भी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और सच ये था, वो कर भी रहा था। कुछ लोग जो उसे कभी मिल भी नहीं सकते थे, उसके लेटर्स पढ़कर उसे प्रॉफिट समझने लगे। कुछ ने अपने हेयर्स उसकी तरह कट किए, कुछ ने फोरहेड पर एक्स बनाया, और कुछ ने उसके डिस्टॉर्टेड फिलोसॉफीज को अपनी लाइफ का ट्रूथ मान लिया। पर जेल में जब लाइट्स ऑफ होती है और स्टेप्स की आवाज दूर जाके फेड हो जाती है, तब एक एक करके इल्यूजन्स टूटने लगे। मैसन के लिए पहली बार जिंदगी में एक ऐसी जगह थी जहां कोई वल्नरेबल लड़की नहीं थी, कोई LSD सेशन नहीं था, कोई रैंच नहीं था, कोई डिवोटेड ऑडियंस नहीं थी। सिर्फ एक चार पाइप, एक वाइट वॉल और उसके ख्याल जो कभी उसका वेपन था, अब उसका पनिशमेंट बन गए। बहुत लोग कहते हैं मैनसन इंसेन था, पर असल में वो फ्राइटेंडली सेन था। उसका माइंड एक कोल्ड मशीन की तरह काम करता था, वही मशीन जो अब खुद को ही एनालाइज कर रही थी। कभी कभी वो खुद से ही बोलता, मैं मर्डर नहीं, उन्होंने अफरा तफरी चाहिए, मैंने दिखाई। फिर एक सेकंड बाद वो खामोश हो जाता, जैसे उसे पता हो कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक मास्क है। मैनसन की लाइफ का सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो छोटा था, लिटरली और मेटाफोरिकली। बचपन में इग्नोर हुआ, यंग एज में रिजेक्ट हुआ, सोसाइटी में फिट नहीं बैठा। और जब एक आदमी जिंदगी भर रिजेक्ट फील करता है, तो कभी कभी वो दुनिया को पनिश करने लगता है। उसका माइंड एक वॉल्केनो था, ऊपर से काम, अंदर से बॉइलिंग। स्पा रैंच पर वो वॉल्केनो एक्सप्लोड हो जाता है। जेल ब्रेक स्पीचेस, हेलुसिनेशंस को विजन्स बनाया, और हेल्पलेस यूथ को चूजन वॉरियर्स बोलकर पूरा कंट्रोल देना। जेल में उस वॉल्केनो का लावा वापस अंदर जा रहा था, और जब थॉट्स अंदर जाते हैं तब ज्यादा बर्न करते। मीनवाइल मैनसन फैमिली की बाकी मेंबर्स, उनकी लाइफ कोलैप्स हो रही थी। कुछ जेल में ही रह गए, कुछ ने नॉर्मल लाइफ ट्राई की, पर गिल्ड के शैडोज उनके पीछे पीछे चलती रही। पैट्रिसिया ने एक इंटरव्यू में कहा, वो सब एक फॉग जैसा था, एंड आज भी जब मैं सोचती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन थी और क्या बन गई। सुसान एटकिंस, जो कभी मैनसन के लिए कुछ भी कर सकती थी, जेल में एकदम डिफरेंट इंसान बन गई। रिलीजन, रिग्रेट, ट्रॉमा सब मिक्स होकर एक हेवी ग्रीफ बन गया। उसने अपने लास्ट ईयर बेड पर स्पेंड किए, और हर सेंटेंस में एक ही इमोशन था, रिमोर्स। लिजी वैन होटेन, जो सिर्फ 19 साल की थी जब ये सब हुआ, जेल में बैठी सोचती रही कि एक नॉर्मल लड़की भी किस तरह के एक कल्ट का हिस्सा बन सकती है। वो कहती है, चार्ली बोलता था हम स्पेशल है, और एक यंग माइंड को दुनिया में स्पेशल फील करने का एडिक्शन होता है। और यही मैनसन का ट्रू वेपन था। किसी को नाइफ यूज करना नहीं सिखाना, किसी को इनसिग्निफिकेंट फील करते हुए चूजन बना दिया। एंड कल्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है, तुम्हें तोड़ना, तुम्हें दोबारा बनाना, तुम्हें कंट्रोल की आदत लगा देना। जब फॉलोअर इस साइकिल में आ जाते हैं, वो सोचना बंद कर देते हैं, सिर्फ फील करते हैं। और जब लीडर उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो उनका कंसाइंस भी कंट्रोल कर लेता है।
इसे साइकोलॉजिकल वैक्यूम में मैंसन का एम्पायर ग्रो हुआ। जेल के सालों में मैंसन कभी कभी हंस देता, एक अजीब सी ऑकवर्ड लाफ, जैसे जैसे वो किसी जोक पर नहीं अपनी ही रियलिटी पर हंसता हो। वो कहता, मैं कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हो, तुम सब भी मेरे जैसे ही हो। पर वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैंसन एक इंसान नहीं, एक एम्प्टीनेस का एम्बोडियर था, एक वॉइड जो अटेंशन, लॉयल्टी और कंट्रोल से फिल होता था। जब वो चीजें चली गई, उसकी आइडेंटिटी भी चली गई। टाइम बीता, मैंसन जेल में बूढ़ा हो गया, उसकी वॉइस वीक हो गई, बियर्ड ग्रे, टैटूज फेड, एनर्जी कम, पर उसकी आंखें वो अभी भी सेम थी, डार्क, चालाक, एम्प्टी। 2017 में जब न्यूज आई कि चार्ल्स मैंसन मर चुका है, दुनिया में एक स्ट्रेंज सा रिएक्शन था। किसी ने सेलिब्रेट किया, किसी ने श्रग किया, किसी ने बोला अबाउट टाइम, पर सबके सबकॉन्शियस में एक कहानी स्थिर हुई, एक रिमाइंडर कि इविल ऑलवेज लुक लाइक मॉन्स्टर नहीं होता। कभी कभी इविल एक छोटा सा इंसान होता है जो सिर्फ वर्ड से दुनिया जला देता है। मैंसन मर गया, पर उसकी कहानी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये सिर्फ मर्डर्स के बारे में नहीं था, ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटी के बारे में है। ये बात है, ये बताती है कि जब एक लॉस्ट जनरेशन को कोई फेक प्रॉफिट मिल जाता है तो वर्ल्ड कितना डेंजरस बन सकता है। आखिर में एक ही बात सबको डरते हुए याद रहती है, चार्ल्स मैंसन ने किसी को छुआ भी नहीं, पर फिर भी सबको मार दिया। एक्शन से नहीं, कंट्रोल से, वर्ड से, माइंड से। और जब एक इंसान माइंड चुरा लेता है तो उससे ज्यादा डेंजरस किलर दुनिया में कोई नहीं होता।